आज की दो बड़ी खबरें हैं और दोनों ही चिंता बढ़ाने वाली हैं। एक तरफ जम्मू में भारी बारिश और भूस्खलन ने काफी तबाही मचाई है। वैष्णो देवी जा रहे तीर्थयात्रियों समेत सुनने में आ रहा है कम से कम 11 लोगों की जान चली गई है। हाँ, ये बहुत दुखद खबर है। और दूसरी तरफ आज से ही भारत के कुछ सामानों पर अमेरिका का वो जो 50% टैरिफ लगना था जी। वो लागू हो गया है और इसका असर खैर बाजारों पर तो दिखने भी लगा है। जी बिल्कुल। नमस्कार, आज 27 अगस्त 2025 हम इन्हीं बड़ी घटनाओं और दिन की दूसरी अहम खबरों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि राष्ट्रीय राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय मामले, अर्थव्यवस्था, समाज या फिर विज्ञान, खेल, हर पहलू से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो मुख्य तथ्य हैं, उन्हें सरल भाषा में सामने रखा जाए। बिल्कुल, ताकि कम समय में एक पूरी साफ तस्वीर मिल सके। जी तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास चर्चा। सबसे पहले राष्ट्रीय खबरों का ही रुख करते हैं। जम्मू में जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। हाँ, स्थिति वाकई गंभीर लग रही है। भारी बारिश, फिर भूस्खलन, और इसमें जैसा आपने कहा कम से कम 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दुखद बात यह है कि इनमें 7 वैष्णो देवी तीर्थयात्री भी शामिल हैं। वो अर्धकुंवारी के पास हादसे का शिकार हुए। ओह, और प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? स्कूल कॉलेज बंद? जी, प्रशासन ने जम्मू संभाग में सभी शिक्षण संस्थान, दफ्तर सब बंद कर दिए हैं। परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं और वैष्णो देवी यात्रा वो फिलहाल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। और रास्ते हाईवे वगैरह? हाँ, वो भी। श्रीनगर जम्मू, किश्तवाड़ जम्मू और जम्मू पठानकोट ये मुख्य राजमार्ग बंद है। और कुछ जगहों से नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी दिक्कतें बताई जा रही हैं। तो संपर्क और राहत बचाव दोनों में मुश्किलें आ रही होंगी। ये तो बहुत मुश्किल हालात हैं। अच्छा, आप जरा पश्चिम बंगाल चलते हैं। वहां लगता है राजनीतिक माहौल काफी गर्माया हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला। हाँ, बर्धमान में एक रैली थी शायद। वहां उन्होंने कहा कि बंगालियों को चोर कहना ये पूरे बंगाल का अपमान है और उन्हें प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बंगाली गौरव, भाषा, विभाजन का इतिहास, इन सब का जिक्र किया। निशाना साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस पर था। और चुनाव आयोग से भी कुछ अपील की है उन्होंने? जी, चुनाव आयोग से भी आग्रह किया कि वो बीजेपी की हर मांग न माने। और एक और बात कही कि केंद्र सरकार बंगाली भाषी नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर परेशान करने का एजेंडा चला रही है, जिसका वो विरोध करती हैं। तो ये सब आप कह सकते हैं 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी दिख रही है। लेकिन क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? सिलीगुड़ी से भी कुछ खबर आ रही थी। गौतम देव पर आरोप लगाया है कि वो अवैध निर्माणों के मामले में प्रमोटरों से सांठ-गांठ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पार्टी के भीतर की खींचतान भी सामने आ रही है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी हैं। वो टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा की एसएससी भर्ती घोटाले में जो गिरफ्तारी हुई है, उसे सिर्फ हिमखंड का सिरा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी और भी बहुत कुछ सामने आएगा और वो हिंदुत्व को मुख्य मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ ममता बनर्जी अपनी समावेशी छवि बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व पर जोर दे रही है। हाँ, और कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इसे प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता का नाम दे रहे हैं। दोनों तरफ से धार्मिक पहचान का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ स्रोतों जैसे ओप इंडिया या इकोनॉमिक टाइम्स के लेखों में इसी बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण का विश्लेषण भी किया गया है। और तुष्टीकरण का आरोप? जी, उस लेख में ये आरोप लगाए गए हैं और इसे गृह मंत्री के हालिया बयानों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती गांवों के लिए एक त्रिसूत्रीय योजना बताई है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वीवीपी के तहत। क्या है ये योजना, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? वीवीपी यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका मुख्य उद्देश्य है सीमा से लगे गांवों से लोगों का पलायन रोकना। दूसरा, वहां सरकारी योजनाओं का लाभ 100% पहुंचाना। और तीसरा, जाहिर है, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना। इसके दूसरे चरण के लिए करीब 6,800 करोड़ का बजट भी रखा गया है। और उन्होंने जनसांख्यिकीय बदलाव पर भी कुछ कहा? हाँ, उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में हो रहे जनसंख्या के बदलाव को जानबूझकर किया गया डिजाइन बताया। ये एक काफी गंभीर टिप्पणी है। अच्छा, एक और मुद्दा है जहां केंद्र और न्यायपालिका के बीच थोड़ी खींचतान दिख रही है। ये राज्यपालों की शक्तियों से जुड़ा है। जी, ये अनुच्छेद 200 के बारे में है। इसके तहत राज्यपालों को राज्य विधानसभा से पास हुए बिलों को रोकने की शक्ति मिलती है।
तो इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये काफी समय से चर्चा में है। बिल्कुल। तो अब मुख्य न्यायाधीश ने ही पूछा है कि भाई अगर अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो फिर अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल अपने विवेक का जो इस्तेमाल करते हैं उसकी समीक्षा क्यों नहीं हो सकती? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, केंद्र राज्य संबंधों और संवैधानिक संतुलन से जुड़ा हुआ। निश्चित रूप से। अच्छा, दिल्ली में ईडी की कार्रवाई भी जारी है। इस बार आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री निशाने पर हैं। हाँ, सौरभ भारद्वाज। जी, ईडी ने पिछली एएपी सरकार के समय के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत करीब 13 जगहों पर तलाशी ली है। और उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। हाँ, उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी से कहा है कि वो बिहार के लोगों से माफी मांगे। वजह ये बताई कि उन्होंने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अपनी वोटर अधिकार यात्रा में आमंत्रित किया था। शायद बिहार से जुड़े उनके किसी पुराने बयान को लेकर ये बात कही गई है। राजनीति में बयानों पर विवाद तो चलते ही रहते हैं। अच्छा, अन्य राज्यों से भी कुछ अहम राजनीतिक खबरें हैं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति की जमीन को लेकर टीडीपी और वाईएसआरसीपी आमने सामने हैं। हाँ, तिरुपति में मुमताज होटल्स को 20 एकड़ जमीन देने का मामला है और इसे थोड़ा सांप्रदायिक रंग भी दिया जा रहा है। वाईएसआरसीपी का आरोप है कि नायडू सरकार तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की करोड़ों की जमीन ओबेरॉय होटल्स को दे रही है। और टीडीपी का क्या कहना है? टीडीपी कह रही है कि ये आवंटन तो 2021 में पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने ही किया था, जिसे अब वो रद्द करके भूमि की अदला बदली का प्रस्ताव ला रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और झारखंड में मतदाता सूची को लेकर क्या हुआ है? विधानसभा ने कोई प्रस्ताव पास किया है? जी, झारखंड विधानसभा ने हंगामे के बीच मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे एसआईआर कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। विपक्ष को शायद इस प्रक्रिया पर कुछ आपत्तियां हैं। अच्छा, उधर पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव हैं, तो वहां भी तैयारी चल रही होगी। हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नई ई-पिक कार्ड प्रणाली और बूथ कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं। उधर कर्नाटक में बीजेपी ने जाति जनगणना की सूची से कुछ मुस्लिम उपजातियों को बाहर रखने पर सवाल उठाया है और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। और महाराष्ट्र से खबर है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा कोटा एक्टिविस्ट मनोज जरंगे पाटिल को रोक दिया है। हाँ, उन्हें बिना अनुमति के मुंबई में प्रदर्शन करने से रोक दिया गया है। अच्छा, बिहार से एक और खबर है कि वहां सरकार ने बड़े निवेश और रोजगार लाने के लिए रियायती दरों पर या मुफ्त में जमीन देने की एक नई नीति को मंजूरी दी है। ये तो अच्छी पहल लग रही है। और राहुल गांधी ने 2012 और 2014 के चुनावों को लेकर वोट चोरी का आरोप लगाया है। जी, उन्होंने ये आरोप लगाया है, जिससे एक नई बहस छिड़ गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी परमाणु ऊर्जा से जुड़े कानून लाने में देरी पर सवाल उठा रही है, जिसका वादा बजट में किया गया था। और कपिल सिब्बल ने भी कुछ कहा है। हाँ, कपिल सिब्बल ने जेल में बंद मंत्रियों के मामलों में तेजी लाने के सरकारी दावों की आलोचना की है। उनका इशारा शायद विपक्षी नेताओं की तरफ था, जो लंबे समय से मुकदमों का सामना कर रहे हैं। चलिए, ये तो हुई राष्ट्रीय राजनीति की बातें। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं। अमेरिका भारत व्यापार तनाव वो आज से हकीकत बन गया है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है आज की। अमेरिका ने भारत के कुछ चुनिंदा सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसमें खास तौर पर ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और समुद्री भोजन शामिल हैं। 50%, ये तो बहुत ज्यादा है। कितना निर्यात प्रभावित होगा इससे? अनुमान है कि करीब $3.08 बिलियन का भारतीय निर्यात इससे प्रभावित होगा। अकेले ऑटो पार्ट्स का जो निर्यात अमेरिका को होता है, उसका लगभग आधा हिस्सा, मतलब 47%, इसकी चपेट में आ सकता है। बाप रे, इसका जमीनी असर क्या दिख रहा है? आपने कहा बाजार गिरे हैं। जी, बाजार तो गिरे ही हैं। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर है कि तिरुपुर, नोएडा, सूरत जैसे जो टेक्सटाइल केंद्र हैं, वहां उत्पादन पर असर पड़ा है, रुका है। और भारत को वियतनाम, बांग्लादेश जैसे जो कम कीमत वाले प्रतिद्वंदी हैं, उनसे और कड़ी टक्कर मिलेगी अब। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार निर्यातकों की मदद करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रणनीति बना रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, एक और बात, भारत जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, उसे रोकने के लिए कोई सीधा निर्देश तो नहीं है अमेरिका की तरफ से, लेकिन एक अनिश्चितता का माहौल है और इसी वजह से शायद सितंबर के ऑर्डर कम हुए हैं। तो एक तरह से वैश्विक दबाव का असर दिख तो रहा है। उधर
अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में भी एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर को हटाने का ऐलान कर दिया। हाँ, ये एक अभूतपूर्व कदम है, ऐसा पहले शायद ही हुआ हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को हटाने की घोषणा की है। उन पर बंधक धोखाधड़ी यानी मॉर्टगेज फ्रॉड का आरोप लगाया है। लेकिन क्या वो हटेंगी? नहीं, लिसा कुक ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति के पास कानूनी तौर पर ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है। ये घटना फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर ट्रंप के बढ़ते दबाव को साफ तौर पर दिखाती है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, दुनिया में और क्या चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया लगता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उनके देश में जो यहूदी विरोधी हमले हुए, उनके पीछे ईरान सरकार का हाथ है। इसी आरोप के चलते उन्होंने ईरानी राजदूत को निकाल दिया है और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर विचार कर रहे हैं। ईरान ने क्या कहा? ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच थोड़ी नरमी के संकेत हैं। चीन के उप वाणिज्य मंत्री इस हफ्ते व्यापार वार्ता के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप का दबाव चीन पर बना हुआ है। वो बोइंग पार्ट्स और रेयर अर्थ मिनरल्स का हवाला दे रहे हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध, उसका असर अब रूस की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। जी हाँ, यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं रूसी तेल रिफाइनरियों पर। इससे रूस के करीब 13% ईंधन उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। नतीजा यह है कि वहाँ घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं और मंदी का खतरा भी मंडरा रहा है। इसका असर तेल की वैश्विक कीमतों पर भी पड़ा होगा। हाँ, तेल की कीमतें थोड़ी गिरी हैं क्योंकि बाजार को लग रहा है कि रूसी सप्लाई बाधित हो सकती है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध खत्म कराने में भारत से और सक्रिय भूमिका निभाने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी की भी 2 अहम विदेश यात्राएं होने वाली हैं। जी, पहले वो 29-30 अगस्त को जापान जा रहे हैं। वहाँ प्रधानमंत्री इशिबा के साथ 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है। इसमें क्वाड वार्ता अहम एजेंडा होगी। और उसके बाद चीन? हाँ, 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन जाएंगे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने। उम्मीद है कि वहाँ आतंकवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य पूर्व में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। इजरायल में प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ, इजरायल में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जबकि खबर है कि सरकार गाजा में हमले की योजना बना रही है। और यूरोपियन यूनियन का रुख इजरायल को लेकर नर्म बताया जा रहा है, जिससे कुछ सदस्य देशों में तनाव भी है। ठीक है, कुछ और छोटी बड़ी वैश्विक खबरें। पाकिस्तान में इस साल पोलियो के 23 मामले सामने आए हैं, जो चिंताजनक है। म्यांमार के रखाइन राज्य में एक हवाई हमले में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। और चीन रूस के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो इन्हें सबसे स्थिर बताया है। चलिए अब सीधे अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत की खबरों पर आते हैं। अमेरिकी टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर आज साफ दिखा, जैसा आपने बताया। हाँ, काफी नकारात्मक असर रहा। सेंसेक्स करीब 850 अंक गिरा, मतलब 1.04%, और 80,786 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 255 अंक यानी 1.02% नीचे आकर 24,712 पर बंद हुआ। और अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कम हुआ है। जी, मिंट का एक पोल है, उसके अनुसार अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.7% रह सकती है। पिछली तिमाही में ये 7.4% थी। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? मुख्य वजह कमजोर शहरी मांग और औद्योगिक गतिविधि में सुस्ती बताई जा रही है। हालांकि सरकारी पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और अमेरिका को जो निर्यात हुआ उससे कुछ सहारा मिला है। बॉन्ड यील्ड और एफडी दरों के बीच का अंतर भी बढ़ रहा है। ये क्या मामला है? निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? बात यह है कि 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड यानी रिटर्न आजकल 6.60% के आसपास चल रहा है। ये ज्यादातर बैंक एफडी की दरों से काफी ज्यादा है। तो लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनके लिए सरकारी बॉन्ड ज्यादा आकर्षक हो गए हैं। अच्छा, इतना कि हुडको जैसी सरकारी कंपनी ने बढ़ती यील्ड को देखते हुए अपना बॉन्ड इशू ही रद्द कर दिया और बैंक से लोन लेना बेहतर समझा। दिलचस्प। अच्छा, जीएसटी 2.0 सुधारों की भी काफी चर्चा है। इंडस्ट्री क्या उम्मीद कर रही है इससे? इंडस्ट्री चाहती है एक सरल, स्थिर टैक्स रेट स्ट्रक्चर हो, जिससे टैक्स का पालन करना आसान हो और व्यापार करने में आसानी हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं। इसी बीच एक और चेंज दिख रहा है। ऑटो और वाइट गुड्स कंपनियां, मतलब फ्रिज, टीवी बनाने वाली,
वो त्योहारी सीजन के लिए इन्वेंट्री कम बना रही हैं। शायद उन्हें मांग को लेकर थोड़ी चिंता है। और वो बेवरेज इंडस्ट्री की भी एक मांग थी चीनी को लेकर। हाँ, इंडियन बेवरेज एसोसिएशन IBA ने मांग की है कि पेय पदार्थों पर GST उनकी चीनी सामग्री के आधार पर लगाया जाए, खासकर अब जब कम चीनी वाले या बिना चीनी वाले ड्रिंक्स का चलन बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट दुनिया से क्या बड़ी खबरें हैं? मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV का उत्पादन शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। मारुति सुजुकी ने गुजरात प्लांट से अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV, जिसका नाम ई-विटारा है, उसका उत्पादन शुरू कर दिया है और योजना इसे 100 देशों में निर्यात करने की है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस समारोह में मौजूद थे। ये तो भारत के EV मिशन के लिए भी अच्छा है और टेक्नोलॉजी में एप्पल भी भारत में काफी कुछ कर रहा है। बिल्कुल, एप्पल ने रिलायंस जियो के साथ साझेदारी की है। अब आईफोन्स पर RCS मैसेजिंग की सुविधा मिलेगी। RCS? ये क्या है? RCS मतलब रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये SMS का एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें आप हाई क्वालिटी फोटो, वीडियो भेज सकते हैं, ग्रुप चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप की तरह। तो ये एक बड़ा कदम है और एप्पल पुणे और बेंगलुरु में अपने नए स्टोर भी खोल रहा है। अच्छा, उधर TCS भी विस्तार कर रहा है। हाँ, TCS ने बेंगलोर में काफी बड़ा, करीब 1.4 मिलियन वर्ग फुट का ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है और AI पर फोकस करने के लिए एक नई समर्पित इकाई भी बनाई है। AI का जिक्र आया तो ऑडिटर बदलने के नियम की वजह से बिग 4 फर्में भर्ती कर रही हैं। ये क्या मामला है? हाँ, सरकार का नियम है कि कंपनियां एक निश्चित समय के बाद अपने ऑडिटर बदलें। इसे अनिवार्य ऑडिटर रोटेशन कहते हैं। तो इस नियम के कारण जो बड़ी ऑडिट फर्में हैं, बिग 4, उन्हें नए क्लाइंट मिल रहे हैं और इसके लिए वो बड़े पैमाने पर भर्ती कर रही हैं। समझ गया। कॉग्निजेंट को कोई झटका लगा है कोर्ट से? हाँ, उनका एक लोगो को लेकर विवाद चल रहा था। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। और ये जो तुरंत डिलीवरी वाली कंपनियां हैं, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ये त्योहारी सीजन के लिए क्या कर रहे हैं? वो अपने खुद के ब्रांड, जिन्हें प्राइवेट लेबल कहते हैं, उनको ज्यादा प्रमोट कर रही हैं। जैसे स्विगी का अपना ब्रांड है नॉइस। ये उत्पाद अक्सर थोड़े सस्ते होते हैं और कंपनियों को इन पर मार्जिन भी ज्यादा मिलता है। अच्छा, गेमिंग कंपनियों ने नए कानून को चुनौती नहीं देने का फैसला किया है? हाँ, ड्रीम 11 और गेम्स क्राफ्ट जैसी कंपनियों ने जो नया ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध कानून आया है, उसे फिलहाल चुनौती नहीं देने का फैसला किया है। अधिग्रहण और रेटिंग्स में भी कुछ खबरें हैं। जी, ITC आदित्य बिरला ग्रुप के पल्प और पेपर बिजनेस सेंचुरी पल्प एंड पेपर को खरीदना चाहता है। इसके लिए उसने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI से मंजूरी मांगी है। अडानी ग्रीन एनर्जी की रेटिंग केयर एज ने अपग्रेड की है। BPCL और ऑयल मिलकर अरुणाचल प्रदेश में गैस वितरण के लिए जॉइंट वेंचर बना रहे हैं और सेल ने नौसेना के नए फ्रिगेट्स के लिए खास तरह का 8000 टन स्टील सप्लाई किया है। निवेश के रुझानों की बात करें तो रीट्स बाजार में कुछ बदलाव आ रहा है। ये रीट्स क्या होते हैं, एक बार फिर से बता देंगे? रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें पैसा सीधे प्रॉपर्टीज में निवेश किया जाता है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, मॉल या गोदाम। तो भारत में रीट्स बाजार अब सिर्फ ऑफिस स्पेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिटेल यानी मॉल और वेयर हाउसिंग यानी गोदामों वाले रीट्स भी आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें विविधता आ रही है। जी, और एक और अहम बात, सरकार का लक्ष्य है देश भर में भूमि रिकॉर्ड को 100% डिजिटल करना। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश यानी FDI को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी एक नया तरीका लोकप्रिय हो रहा है, SWP। हाँ, SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये म्यूचुअल फंड से जुड़ा है। इसमें आप निवेश करने के बाद हर महीने या तय समय पर एक निश्चित रकम निकालते हैं, जैसे पेंशन मिलती है। वेल्थ प्लानर्स इसे FD से बेहतर बता रहे हैं क्योंकि इस पर टैक्स देनदारी कम होती है, मतलब ये ज्यादा टैक्स कुशल है। ये तो जानना जरूरी है। और PEVC फंड्स के लिए भी अच्छी खबर है। हाँ, प्राइवेट इक्विटी PE और वेंचर कैपिटल VC फंड्स जो कंपनियों में निवेश करते हैं, वो अब भारत में IPO के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये रिटर्न अब चीन के स्तर के करीब पहुंच रहा है, जो भारतीय बाजार की परिपक्वता को दिखाता है। और ये जापानी ब्रांड्स आजकल इतने क्यों चल रहे हैं? ओनित्सुका टाइगर, यूनिक्लो। हाँ, आपने सही ध्यान दिया। इसकी 2 मुख्य वजह बताई जा रही हैं। एक तो जापानी येन का कमजोर होना, जिससे ये ब्रांड थोड़े सस्ते हो गए हैं, और दूसरा उनकी जो मिनिमलिस्ट डिजाइन और सांस्कृतिक अपील है, वो लोगों को पसंद आ रही है। अच्छा, और एक हैरान करने वाली बात, भारत में सिक्कों का उत्पादन 90% गिर गया है। हाँ, पिछले 1 दशक में
डिजिटल पेमेंट का असर कितना गहरा है, ये इसका एक और सबूत है। बिल्कुल। चलिए अब सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की राजनीति है धर्म का मुद्दा, ये तो काफी हावी होता दिख रहा है। हाँ, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, टीएमसी और बीजेपी दोनों ही ऐसा लग रहा है धार्मिक पहचान का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसे कुछ विश्लेषक प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता कह रहे हैं। ओपी इंडिया जैसे स्रोत सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव और तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाली गौरव पर जोर दे रही हैं। जी, और साथ ही राज्य सरकार की डिजिटल पहलें भी चल रही हैं, जैसे ई समाधान, रूपाश्री, खाद्य साथी या फिर साइकिल बांटने वाली सबूत साथी योजना। लेकिन बंगाल से ही एक बहुत ही दुखद और चिंताजनक खबर भी आई है। कृष्णानगर में एक छात्रा की हत्या। हाँ, 19 साल की छात्रा ईशा मलिक की दिन दहाड़े हत्या, वो भी एसपी ऑफिस के पास। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वाकई, और पर्यावरण के लिहाज से भी एक चिंताजनक खबर है कोलकाता से। जी, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स, जो शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके जल निकाय यानी तालाब वगैरह में 70% की कमी दर्ज की गई है। ये बहुत ही अलार्मिंग है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, स्वास्थ्य के मोर्चे पर ओडिशा से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है तंबाकू सेवन को लेकर। हाँ, भुवनेश्वर की झुग्गियों में एक सर्वे हुआ, उसमें पाया गया कि गर्भवती महिलाओं में 45% और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में 55% धुआं रहित तंबाकू, स्मोकलेस टोबैको, SLT का इस्तेमाल करती हैं, मतलब गुटखा, खैनी वगैरह। ये माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। ये आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। और बच्चों के मोटापे को लेकर भारत अपना अलग तरीका अपनाएगा। जी, ऐसी योजना है। पश्चिमी देशों के जो ग्रोथ स्टैंडर्ड हैं, उनकी बजाय भारत बच्चों के मोटापे से निपटने के लिए अपने खुद के ग्रोथ मैट्रिक्स या चार्ट विकसित करने की योजना बना रहा है। शिक्षा में समावेश की बात करें तो विकलांग बच्चों के लिए शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाँ, यूनेस्को की रिपोर्ट भी यही कहती है। कानून में अधिकार तो है, लेकिन विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो विशेष शिक्षक चाहिए, उनकी भारी कमी है। ये समावेशी शिक्षा के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। कुछ विवाद भी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट विकलांगों का मजाक उड़ाने वाले ह्यूमर पर गाइडलाइंस बनाने पर विचार कर रहा है। जी, ऐसी खबर है। हालांकि कुछ संपादकीय लेखों में इस पर चिंता भी जताई गई है कि ऐसे कदमों से कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित न हो जाए। ये एक नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। दूसरी तरफ कर्नाटक के धर्मस्थल में जो कथित सामूहिक कब्रों का मामला है, उसमें SIT जांच कर रही है। उन्होंने विसल ब्लोअर महेश शेट्टी थिमरोडी के आवास की तलाशी भी ली है। बीजेपी इस मामले की NIA जांच की मांग कर रही है। और अंबानी परिवार के वनांतारा प्रोजेक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। हाँ, उस प्रोजेक्ट पर पशुओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे, जिसकी जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान था, राज्य की महिलाओं द्वारा शराब और नशीली दवाओं के सेवन को लेकर उस पर काफी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अच्छा। संस्कृति के क्षेत्र में केरल के एक खास नारियल को GI टैग दिलाने की पहल हो रही है। जी हाँ, कुट्याड़ी नारियल, उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलाने की कोशिश चल रही है। और संपादकीय लेखों में और किन विषयों पर चर्चा हुई? कई दिलचस्प विषय थे, जैसे राखी घड़ी के साक्ष्यों के आधार पर सभ्यता की उत्पत्ति पर पुनर्विचार, पूर्वोत्तर भारत के लिए एक अलग टाइम जोन की जरूरत क्यों है, बुद्ध और मार्क्स के विचारों में क्या समानताएं असमानताएं हैं, और महाभारत का उदाहरण देते हुए आत्मनिर्भरता के महत्व पर भी लेख थे। कोलकाता में अगले साल के कुछ कार्यक्रम भी तय हो गए। हाँ, 2025 के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं। जनवरी में डोवर लेन संगीत सम्मेलन, फरवरी में कैलकाता थिएटर फेस्टिवल और मार्च में डोल उत्सव यानी होली। चलिए अब विज्ञान, तकनीक और शिक्षा की दुनिया में चलते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा सौदा होने वाला है फाइटर जेट इंजन को लेकर। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण सौदा है। भारत का जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है LCA Mk-1A, उसके लिए अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE से फाइटर जेट इंजन खरीदने का सौदा है, करीब $1 बिलियन का। अगले महीने तक ये फाइनल हो सकता है। इसमें कौन से इंजन शामिल हैं? इसमें 113 नए F404 IN-20 इंजन शामिल होंगे। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये उस सौदे से अलग है जिसमें F414 इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर होनी है,
उस पर बातचीत अभी जारी है। समझ गया। और नौसेना को भी 2 नए जंगी जहाज मिले हैं। जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में 2 नए उन्नत स्टील फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया। ये नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे। इस मौके पर CDS और IAF चीफ ने भी कुछ अहम बातें कहीं। हाँ, CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि शक्ति के बिना शांति सिर्फ एक यूटोपिया यानी कल्पना है। वहीं वायुसेना प्रमुख ने थिएटर कमांड बनाने के विचार पर कहा कि इसे जल्दबाजी में लागू करने से बचना चाहिए। टेक्नोलॉजी में AI का असर नौकरियों पर पड़ रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई है जो बताती है कि AI का युवा कर्मचारियों के रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। शायद इसी को देखते हुए TCS ने AI पर खास ध्यान देने के लिए एक अलग यूनिट भी बनाई है, जैसा हमने पहले बात की। और AI ब्राउज़र भी आ रहे हैं? जी, परप्लेक्सिटी, कॉमेट जैसे AI ब्राउज़र उभर रहे हैं जो शायद गूगल सर्च का तरीका बदल सकते हैं। और वो बहस तो खैर जारी ही है कि AI में चेतना है या नहीं, या वो कॉमन सेंस सीख सकता है या नहीं। अंतरिक्ष में इसरो की सफलताएं जारी हैं। गगनयान मिशन का एक और टेस्ट सफल रहा। हाँ, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक बहुत ज़रूरी टेस्ट किया, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT। इसमें पैराशूट सिस्टम को परखा गया, जो अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और चंद्रयान 3 ने भी कई अहम खोजें की हैं। बिल्कुल, चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर होने का पता लगाया, वहां भूकंपीय गतिविधि यानी चांद पर कंपन को रिकॉर्ड किया और एक बहुत पुराने क्रेटर का नक्शा भी बनाया। ये सब महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। शिक्षा में विशेष शिक्षकों की कमी की बात हमने की थी। सरकार इसके लिए कुछ कर रही है, आपने बताया था। हाँ, सरकार की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी बचपन की शुरुआती देखभाल और शिक्षा के तहत कुछ पहले हैं, जैसे आधारशिला, पोषण भी, पढ़ाई भी और नवचेतना। इनका उद्देश्य इसी कमी को दूर करना और छोटे बच्चों की नींव मजबूत करना है। और वो सर्वे जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के खर्च का बड़ा अंतर दिखा था। हाँ, वो सर्वे बताता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर परिवार का औसत सालाना खर्च करीब 2,863 रुपीस है, जबकि प्राइवेट स्कूल में यही खर्च 25,000 से ज्यादा है, मतलब लगभग 9 गुना का फर्क। और करीब 27% छात्र प्राइवेट कोचिंग भी ले रहे हैं। ये आंकड़ा भी सोचने पर मजबूर करता है। रिसर्च में भी कोई नई खोज हुई है? GSI ने कुछ खोजा है? जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने पश्चिम बंगाल में स्प्रिंगटेल नाम के छोटे कीड़ों की नई प्रजातियां खोजी हैं। ये खोज 45 इयर्स बाद हुई है इस इलाके में। अच्छा, और अकादमिक प्रकाशन को लेकर भी कुछ बहस चल रही है? हाँ, रिसर्च पेपर्स तक सबकी पहुंच कैसे हो, इस पर बहस जारी है, खासकर साई हब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो विवाद हुआ और कोर्ट ने बैन लगाया। अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसी सरकारी योजना से उम्मीद है कि शायद रिसर्च पेपर्स तक पहुंच आसान हो पाएगी। चलिए फटाफट खेल जगत की कुछ सुर्खियां देख लेते हैं। इस सेक्शन को थोड़ा संक्षिप्त रखते हैं ना, मुख्य बातों पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अच्छी खबर है, PV सिंधु और HS प्रणॉय अगले दौर में पहुंच गए हैं, हालांकि लक्ष्य सेन बाहर हो गए। क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव फिट होकर वापस आ गए हैं। हाँ, और वो एशिया कप में भारत की कप्तानी करेंगे। ICC महिला विश्व कप 2025 की ट्रॉफी अभी इंदौर में है, उसका टूर चल रहा है। फुटबॉल में लिवरपूल ने न्यूकैसल को 3-2 से हराया और एक 16 साल के खिलाड़ी रियोंग गुमुहा लिवरपूल के लिए गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वाह! टेनिस US ओपन में क्या चल रहा है? कार्लोस एल्कराज आसानी से दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। वीनस विलियम्स पहले ही दौर में बाहर हो गई और मेडिसिन कीज भी उलटफेर का शिकार हुई। शूटिंग में भारत के लिए गोल्ड? जी, एशियाई चैंपियनशिप में शिफ्ट कौर समरा ने राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने टीम गोल्ड भी जीते। अंजुम मौदगिल ने बताया कि वो ट्रेनिंग के लिए स्कैट जैसी तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू का लक्ष्य अब निरंतरता बनाए रखना है। हाँ, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद वो अब इसी पर फोकस कर रही हैं। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे। और हॉकी इंडिया ने दर्शकों के लिए कुछ खास किया है। हाँ, राजगीर में जो एशिया कप के मैच होने हैं, उनके लिए हॉकी इंडिया ने दर्शकों का प्रवेश मुफ्त कर दिया है। भारतीय गोलकीपर कृष्ण पाठक ने दबाव और टीम भावना पर भी बात की। ठीक है, शतरंज विश्व कप गोवा में होगा। प्रज्ञानंद अच्छा खेल रहे हैं जी। विश्व कप नवंबर में गोवा में है और प्रज्ञानंद अभी सिंक्वे फील्ड कप में संयुक्त बढ़त बनाए हुए हैं।
स्क्वाश में जोशना चिनप्पा राष्ट्रीय चैंपियनशिप की सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और भारतीय मुक्केबाजी टीम विश्व चैंपियनशिप की तैयारी के लिए यूके में ट्रेनिंग कर रही है। चलिए, ये हुई खेल की बातें। अब अंत में संपादकीय विचारों का सार समझ लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या राय बन रही है? जैसा आपने पहले बताया, संपादकीय लेखों में मुख्य तर्क यही है कि अनुचित हास्य या खरा मजाक, खासकर अगर वो विकलांगों पर हो, तो उसके लिए कानूनी दंड या सजा नहीं होनी चाहिए। लेखकों का मानना है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की शक्तियों का दायरा बढ़ सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। आर्थिक मुद्दों पर संपादकीय विश्लेषण क्या कहता है? एक तो ये कि जीडीपी की गणना करते समय हमें सिर्फ मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता में सुधार को भी ध्यान में रखना चाहिए, और जो मुफ्त डिजिटल सेवाएं हम इस्तेमाल करते हैं जैसे गूगल सर्च, व्हाट्सएप, उनकी वैल्यू को भी अर्थव्यवस्था में गिनने का तरीका निकालना चाहिए। ये दिलचस्प बिंदु है। और अमेरिकी टैरिफ पर? अमेरिकी टैरिफ के असर और भारत को क्या जवाबी रणनीति अपनानी चाहिए, इसका विश्लेषण किया गया है। साथ ही इस बात पर भी जोर है कि जीएसटी से जो आंकड़े मिलते हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की सेहत का रियल टाइम अंदाजा लगाने के लिए भी किया जा सकता है, एक आर्थिक संकेतक के तौर पर। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर क्या मुख्य बातें उठाई गई? एक बड़ा मुद्दा है भारत में महिलाओं की श्रम बल में कम भागीदारी दर, FLFPR। संपादकीय इसे बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधारों की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। बंगाल की राजनीति में बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण और उसके परिणामों का विश्लेषण है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव और उससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं पर भी ध्यान दिलाया गया है, और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में संपादकीय क्या कहते हैं? एक विचार ये है कि अमेरिकी टैरिफ जैसी एकतरफा कार्रवाइयों के बाद दुनिया को वैश्विक व्यापार के लिए शायद एक नई, ज्यादा स्थिर और नियम आधारित प्रणाली की जरूरत है। साथ ही बदलते वैश्विक समीकरणों, खासकर अमेरिका, चीन, रूस के बीच जो चल रहा है, उसके संदर्भ में भारत की विदेश नीति के सामने जो नई चुनौतियां हैं, उनका भी विश्लेषण किया गया है। तो चलिए जाते जाते आज की सबसे बड़ी और ट्रेंडिंग खबरें एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जी बिल्कुल। मुख्य बातें ये रहीं, जम्मू में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। 7 वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों समेत 11 लोगों की मौत की खबर है और यात्रा रोक दी गई है। भारत के कुछ सामानों पर अमेरिका का 50% टैरिफ आज से लागू हो गया है, जिसका असर शेयर बाजार पर दिखा, बाजार गिरे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लीसा कूक को हटाने का अभूतपूर्व कदम उठाया, हालांकि कुक ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बर्धमान में प्रधानमंत्री की आलोचना की और बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया। और दिल्ली में ईडी ने पिछली एपी सरकार के दौरान हुए कथित स्वास्थ्य घोटाले में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत कई जगहों पर छापे मारे। तो आज हमने देखा कि कैसे देश और दुनिया कई अलग अलग मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ प्राकृतिक आपदा है तो दूसरी तरफ व्यापार युद्ध जैसी मानव निर्मित समस्याएं। घरेलू राजनीति में भी काफी कुछ चल रहा है। जम्मू की बाढ़ और अमेरिकी टैरिफ जैसी बाहरी चिंताएं तो हैं ही, साथ ही बंगाल का बढ़ता ध्रुवीकरण, केंद्र और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक शक्तियों पर बहस, जांच एजेंसियों की कार्रवाई, ये सब अंदरूनी मामले भी हैं। अर्थव्यवस्था भी मिलीजुली तस्वीर पेश कर रही है। कहीं ग्रोथ धीमी पड़ने का अनुमान है तो कहीं निवेश के नए रास्ते खुल रहे हैं। और टेक्नोलॉजी तो लगातार हमारी जिंदगी और नौकरियों को बदल ही रही है। हर क्षेत्र में बदलाव और बहस की गूंज सुनाई दे रही है, कह सकते हैं। हाँ, और इन सभी स्रोतों से मिली इतनी सारी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है कि ये जो इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है, इन हालात में, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या हमारे समाज के स्तर पर, हम खुद को इसके अनुकूल ढालने के लिए और भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? किस तरह की समझ और किस तरह की तैयारी की जरूरत होगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। अगली बार तक इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।